वोट बैंक पॉलिटिक्स ने पूरे भारत को धीरे धीरे 75 सालों में खत्म कर दिया है। आज जब चुनाव होते हैं तो नेता और पार्टियां यह हिसाब नहीं लगाती कि हमको क्या क्या डेवलपमेंट करना है जनता का वोट पाने के लिए, बल्कि यह हिसाब लगाया जाता है कि हमको किस समुदाय का वोट किस तरीके से लेना है, किस समुदाय को किस तरीके से भड़काना है और किस समुदाय को किससे लड़वाना है। यह जानकर आपको बहुत गर्व होगा कि आज़ाद भारत का पहला चुनाव भी वोट बैंक पॉलिटिक्स से ही जीता गया था और आज़ाद भारत के 75 साल बाद जो चुनाव हो रहा है वह भी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स पर ही जीता जा रहा है। पार्टी चाहे कोई भी हो, किसी भी विंग की हो, उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही रहता है कि किस समुदाय का वोट किस प्रकार लिया जाए। जब देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस ने सबसे पहले मुस्लिम समुदाय को अपना वोट बैंक बनाया। फिर धीरे धीरे समय के साथ कांग्रेस ने दलित समुदाय को भी अपना वोट बैंक बनाया। फिर इन्होंने यह शिक्षा बीजेपी को दी और बीजेपी ने 1980 के दशक में कांग्रेस से सीखते हुए हिंदू समुदाय को अपना वोट बैंक बनाया। फिर धीरे धीरे और बदलाव हुआ और फिर पार्टियों ने महिलाओं को अपना वोट बैंक बनाया। आज की स्थिति यह है कि आज पूरे भारत की 140 करोड़ जनता वोट बैंक बनी हुई है। अनपढ़ों से लेकर पढ़े लिखों तक सभी वोट बैंक बने हुए हैं। जो कांग्रेस के वोट बैंक हैं वह बीजेपी वालों को अंधभक्त कहते हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं वह कांग्रेस वालों को अंधभक्त कहते हैं। लेकिन सभी को यह नहीं पता चल रहा कि सभी के सभी ही अंधभक्त हो चुके हैं। आज भारत की राजनीति की इतनी बड़ी दुर्दशा है कि इस देश में कोई न्यूट्रल व्यक्ति रहा ही नहीं जिसको शिक्षा, अस्पताल, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट इन पर सरकार चुननी है। सभी को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बने रहना है। इसमें पूरा भारत खुश है। जब भारत आजाद हुआ था तब उसका मूल विचार यह था कि हर व्यक्ति एक नागरिक है जिसके अधिकार, सपने, समस्याएं और जिम्मेदारियां हैं। लेकिन धीरे धीरे भारतीय राजनीति सिटीजन बेस्ड पॉलिटिक्स से हटकर आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स में बदल गई। यानी इंसान को इंसान नहीं, एक समूह का हिस्सा माना जाने लगा और यहीं से वोट बैंक राजनीति का असली खेल शुरू हुआ। पहले नेता जनता को किसान, मजदूर, बेरोजगार, व्यापारी और छात्र के रूप में देखते थे, यानी समस्याओं और जरूरतों के आधार पर। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स ने लोगों को इस तरह देखना शुरू किया कि हिंदू वोट कितना है, मुस्लिम वोट कितना, यादव कितना है, जाट वोट कितना, दलित वोट कितना, ब्राह्मण वोट कितना। मतलब यहाँ इंसान की पहचान उसके काम, प्रतिभा या नागरिक अधिकार से नहीं तय हो रही, उसकी पहचान उसकी जाति और धर्म से तय हो रही है। यानी राजनीति ने धीरे धीरे लोगों को व्यक्ति से डेटा में बदल दिया। यह सिस्टम ऐसे काम करता है, मान लो किसी क्षेत्र में 30% एक जाति, 20% दूसरी जाति और 15% एक धर्म है, तो पार्टियां विकास की योजना बनाने से पहले यह गणित लगाती है कि किसको टिकट दें ताकि कौन सा वोट बैंक जुड़ जाए। इसलिए कई बार कैंडिडेट इसलिए नहीं चुना जाता कि वह कैपेबल है, बल्कि इसलिए चुना जाता है क्योंकि उसकी जाति के लोग बहुत संख्या में हैं, उसका धार्मिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है, वह भावनाएं मोबिलाइज कर सकता है। यानी लोकतंत्र मेरिट से हटकर अर्थमेटिक में बदलने लगता है। फिर धीरे धीरे जनता भी खुद को नागरिक की तरह नहीं देखती, वह सोचने लगती है कि हमारी जाति का नेता कौन, हमारे धर्म की पार्टी कौन, हमारे समाज को सरकार से क्या मिला। यानी राष्ट्रीय सोच छोटी होकर समूह की सोच बन जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि राष्ट्र की सामूहिक पहचान टूट जाती है। किसी भी मजबूत देश की ताकत होती है एक साझा राष्ट्र पहचान। लेकिन जब हर चुनाव में लगातार ये बोला जाए कि तुम खतरे में हो, तुम्हारा समाज दबाया जा रहा है, दूसरा समुदाय तुम्हारा दुश्मन है, तो धीरे धीरे लोग खुद को पहले हिंदू, मुस्लिम, दलित समझने लगते हैं और बाद में भारतीय समझते हैं। यहीं से सामाजिक विश्वास टूटना शुरू होता है और फिर राजनीति का लक्ष्य विकास नहीं बल्कि गणित बन जाता है। अब सोचो, अगर कोई नेता जानता है कि एक खास समुदाय मुझे हर हाल में वोट देगा, तो क्या वह उस समुदाय को सच में विकसित करने का दबाव महसूस करेगा? वह नेता कभी उस समुदाय के लिए काम नहीं करेगा जो उसको हर बार वोट बैंक की तरह वोट देता है। फिर राजनीति का फोकस बदल जाता है, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की जगह वोट बैंक पॉलिटिक्स आ जाती है। फिर नेता सिर्फ धार्मिक बयान देता है, जातीय सम्मेलन करता है, इमोशनल स्पीच देता है, मुफ्त योजनाएं देता है, फिर केवल डर और गुस्से की राजनीति आ जाती है। यही कारण है कि भारत में कई समुदाय दशकों बाद भी वही खड़े हैं जहां आज़ादी के समय खड़े थे, बस जनसंख्या बढ़ गई है। नेताओं ने उन्हें इमोशनली मोबिलाइज तो किया, लेकिन इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं किया। उन्हें नारों में ताकत दी गई, लेकिन शिक्षा और अवसर में नहीं। उन्हें हमारे लोग कहा गया,
लेकिन उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन तक नहीं मिली। इसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है। अब हेडलाइंस आती है, फला जाति किसके साथ है, मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा, दलित समीकरण बदल गया, फलाना जाति नाराज हो गई, ब्राह्मण वोट खिसक गया। पूरे देश की राजनीति ऐसे दिखाई जाती है जैसे भारत 140 करोड़ नागरिकों का देश नहीं बल्कि अलग अलग वोट बैंक का बाजार हो। इसका मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत गहरा है। जब किसी व्यक्ति को लगातार उसकी जाति और धर्म से डिफाइन किया जाता है तो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कमजोर होने लगती है। वह खुद सोचना कम कर देता है और समूह के हिसाब से सोचने लगता है। यहीं से भीड़ की मानसिकता तैयार होती है। अंधभक्ति भी यहीं से शुरू होती है। इमोशनल पोलराइजेशन भी यहीं पैदा होता है। सबसे खतरनाक बात, वोट बैंक राजनीति समाज को परमानेंटली इमोशनल बनाए रखती है, क्योंकि अगर लोग शांत, शिक्षित और लॉजिकल हो गए तो वे सवाल पूछेंगे कि स्कूल क्यों खराब है, रोजगार क्यों नहीं है, पुलिस भ्रष्ट क्यों है, कोर्ट धीमे क्यों चल रहे हैं, शहर गंदे क्यों हैं। और यही सवाल वोट बैंक पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा डराते हैं। इसलिए कई बार जनता को जानबूझकर आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझाए रखा जाता है ताकि नागरिक कभी पूरी तरह नागरिक बन ही न पाए, वह हमेशा किसी न किसी ब्लॉक का हिस्सा बने रहें। जब राजनीति का केंद्र काम नहीं बल्कि पहचान बन जाता है तो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम बदल जाता है। लोकतंत्र में सरकार वही चीज सुधारती है जिसके आधार पर उसे वोट मिलते हैं। अगर जनता सड़क, स्कूल, अस्पताल, न्याय और रोजगार पर वोट दे तो सरकार मजबूर होगी इन्हें ठीक करने के लिए। लेकिन अगर चुनाव जाति, धर्म, भावनाओं और पहचान पर जीतने लगे तो सरकार समझ जाती है काम कम भी किया तो चलेगा, बस भावनात्मक पकड़ बनी रहनी चाहिए। यहीं से असली मुद्दे खत्म हो जाते हैं। सोचो, अगर भारत में जनता हर चुनाव में सिर्फ एक सवाल पूछती कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही, तो क्या सरकारें 40-50 साल तक सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत रहने देती? लेकिन हम शिक्षा के बारे में नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि किस जाति का मुख्यमंत्री बनेगा, किस धर्म का नेता बनेगा, किस समुदाय को टिकट मिलेगा और किस समुदाय को आरक्षण मिलेगा, किसको प्रतिनिधित्व मिलेगा। और इसी शोर में सबसे बड़ा सवाल गायब हो जाता है कि हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा। आज भी करोड़ों बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ के टीचर्स को बेसिक अंग्रेजी तक नहीं आती। बच्चों को तो दूर की बात है, बच्चों की तो ठीक है, पर इस देश में जो टीचर्स हैं उनकी भी गणित कमजोर है। साइंस के बारे में तो दूर दूर तक कोई नॉलेज नहीं है। मैंने एक एमए किया हुआ स्टूडेंट जो 2nd ग्रेड का टीचर बन गया था, उससे सारे प्लैनेट्स के नाम पूछ लिए, वो ये भी नहीं बता पाया। तो आप समझ सकते हैं कि देश की शिक्षा के हालात कितने बदतर बन चुके हैं। चीन बच्चों को एआई पढ़ा रहा है और भारत से अभी तक स्कूल तक नहीं बने। लेकिन यह सब मुद्दे चुनावी केंद्र नहीं बनते, क्योंकि एजुकेशन डेवलपमेंट का रिजल्ट 15-20 साल बाद आता है, जबकि वोट बैंक पॉलिटिक्स तुरंत वोट दिला देती है। अब समझिए सरकारी अस्पताल क्यों नहीं सुधरे। अगर जनता हर चुनाव में यह कहती कि इलाज हमारा प्रथम अधिकार है, तो क्या अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की कमी, गंदगी, मशीनों की खराब हालत दशकों तक चलती रहती? तुम जिन नेताओं के झंडे उठाते हो उनका इलाज करोड़ों रुपए में होता है और तुम सरकारी अस्पतालों की गंदगी में अपना इलाज करवाते हो। फिर भी तुम झंडा ऊंचा करके कहते हो कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है, और इतना भी नहीं सोचते कि ये सब कुछ बदल सकता है। जब तुम्हें गंदगी में ही गर्व नजर आ रहा है तो नेता तुम्हारे लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का अरेंजमेंट क्यों करेंगे? नेता भारत को चीन और अमेरिका के जैसा क्यों बनाएंगे? हर पार्टी, हर नेता को पता है कि देश का बड़ा हिस्सा भावनात्मक ध्रुवीकरण में चलता है। थोड़ा सा धर्म के नाम पर इमोशनल करो और सब बिना सोचे समझे वोट देंगे। इसलिए तुम्हारी भावनाओं को भड़काने के लिए अलग अलग धर्म के अलग अलग धर्म गुरुओं को इस्तेमाल किया जाता है, जो जनता की भावनाओं को भड़काए और नेताओं का काम बनवाए। इसका परिणाम यह हुआ कि गरीब आदमी आज भी बीमारी से आर्थिक रूप से टूटा हुआ है। भारत में लाखों परिवार इलाज के खर्च से गरीबी में जाते हैं, लेकिन यह चुनावी क्रांति का मुद्दा नहीं बन पाता, क्योंकि अस्पताल सुधार मेहनत मांगता है, सिस्टम सुधार मांगता है, भ्रष्टाचार से लड़ाई मांगता है, जबकि भावनात्मक राजनीति बहुत आसान है। पुलिस और न्याय व्यवस्था की बर्बादी भारत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। एक आम आदमी इस देश में एफआईआर तक नहीं लिखवा सकता, केस वर्षों चलता है, गवाह टूट जाते हैं, पैसे और पहुंच वाले लोग हर क्राइम से बच जाते हैं और गरीब आदमी से ठेला लगाने के भी पैसे लिए जाते हैं। लेकिन पुलिस सुधार और जुडिशियल रिफॉर्म्स कभी राष्ट्रीय जन आंदोलन नहीं बने, क्योंकि वोट पहचान पर पड़ते हैं, न्याय व्यवस्था पर नहीं।
नेताओं के लिए भी कमजोर सिस्टम फायदेमंद रहता है। पुलिस पर राजनीतिक नियंत्रण बना रहता है। न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल राजनीति द्वारा होता है। स्थानीय दबंगों द्वारा राजनीति, जैसे टीएमसी करती थी बंगाल में। अगर जनता संगठित होकर न्याय व्यवस्था पर वोट देती तो सरकारें मजबूर होती बड़े सुधार करने के लिए। लेकिन भारत की जनता को गुलामी की आदत है, बदलाव की नहीं। रोजगार का मुद्दा तो 75 सालों में खत्म ही हो गया, क्योंकि शायद युवाओं को भी समझ आ गया है कि देश रोजगार पैदा करने लायक ही नहीं रहा। भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा आबादी है, जिन्हें यह देश अनकंट्रोल्ड स्पीड से पैदा कर रहा है। लेकिन करोड़ों युवा डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्षों जीवन और देश की रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, लो स्किल जॉब्स में या माइग्रेशन के लिए मजबूर हो रहे हैं। पूरा बंगाल भारत के अलग अलग राज्यों में मजदूरी करता है, लेकिन आज तक 75 सालों में किसी ने न तो कम्युनिस्ट सरकार से पूछा, न ही कांग्रेस से और न ही टीएमसी से कि हम दूसरे राज्यों में मजदूरी करने क्यों जाएं। आज अगर ये देश की जनता मुद्दों पर वोट करती तो शायद स्किल इकोनॉमी की डिमांड करती, शिक्षा सुधार मांगती, उद्योग की नीति मांगती, रिसर्च कल्चर की डिमांड करती, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाती भारत को। लेकिन भारत में चुनाव सिर्फ शॉर्ट टर्म इमोशंस पर चलते हैं और पार्टियां चुनाव जीत जाती है, इसलिए रोजगार की चर्चा कम, नारे ज्यादा, डेटा कम, भावनाएं ज्यादा और चुनाव में जीत पक्की हो जाती है। भारत के हर चुनाव में किसान की बात होती है, लेकिन दशकों से छोटे किसान की आय कमजोर है। सिंचाई की समस्याएं अभी तक बनी हुई है, स्टोरेज अभी तक कमजोर ही है और मार्केट एक्सेस तो बिल्कुल खराब। मजदूर असंगठित है, क्योंकि किसान को सस्टेनेबल इकोनॉमी में पावर देने से ज्यादा आसान है लोन माफी करना, एमएसपी पर राजनीति करना, चुनावी वादे करना, यानी समस्या का स्थायी समाधान नहीं बल्कि चुनावी मैनेजमेंट। और जनता भी धीरे धीरे असली मुद्दों से हट गई। यह सिर्फ नेताओं की गलती नहीं है, धीरे धीरे जनता की राजनीतिक सोच भी बदल गई। बहुत लोगों ने वोट देना शुरू किया जातीय पहचान से, धार्मिक पहचान से, गुस्से से, डर से और बदले की भावना से, और सवाल पूछना बंद कर दिया। स्कूल क्यों खराब है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। शहर इतने गंदे हैं, अदालत धीमी है, किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं है। पुलिस को देखते ही लोग डर जाते हैं, पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं है। रोजगार तो पूछो ही मत। ये सब सवाल इस देश में मर चुके हैं और इस देश के युवाओं का भविष्य भी, वो भी मर चुका है। जब जनता सवाल बदल देती है तो राजनीति भी बदल जाती है। सबसे खतरनाक रिजल्ट ये हुआ कि भारत में कहीं जगह राजनीति परफॉर्मेंस कंपटीशन नहीं रही, वह आइडेंटिटी मैनेजमेंट बन गई। मतलब कौन देश बेहतर चलाएगा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कौन किस समूह को अपने साथ रखेगा। और जब लोकतंत्र में परफॉर्मेंस की जगह आइडेंटिटी ले लेती है तो संस्थाएं धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसलिए कई बार आप देखते हो बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़ी रैलियां, लगातार भावनात्मक बहस, लेकिन जमीन पर कोई व्यवस्था नहीं। स्कूल कमजोर, अस्पताल कमजोर, अदालत धीमी, शहर पूरी तरह से अव्यवस्थित, युवाओं में फ्रस्ट्रेशन। यानी राजनीति बहुत तेज हुई लेकिन गवर्नेंस बिल्कुल खत्म हो गई। वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हथियार बना फ्री दो और वोट लो। फ्री बिजली दे दो, फ्री पैसा दे दो, फ्री लैपटॉप दे दो, फ्री की यात्रा करवाओ, फ्री में राशन बांट दो, और अब तो सुना है तमिलनाडु में फ्री में सोना भी दिया जाएगा। नेता कहते हैं कि ये गरीब आदमी की मदद है, लेकिन ये मदद नहीं है, ये टैक्स के पैसों से जनता का वोट खरीदना है। और अब तो किसी भी पार्टी को वोट खरीदने से डर नहीं लगता, क्योंकि उनका विश्वास है कि हमारा वोट बैंक हमें किसी भी हालत में चुनाव जितवा देगा। और देश के जुडिशियल सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट को भी यह वोटों की खरीदी सही लगती है। कितने बड़े सोचने की बात है कि देश के सुप्रीम कोर्ट को ये जो वोटों की खरीदी है ये बिल्कुल सही लगती है। शायद उनकी पढ़ाई इसी तरीके से हुई होगी। वोट खरीदना भी लोकतंत्र का हिस्सा बन चुका है। इससे शानदार लोकतंत्र कहाँ मिलेगा। हमारे बाप दादाओं ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी दी थी। शायद वोट खरीदना भी संविधान की रक्षा ही है। बधाई हो सुप्रीम कोर्ट को इतनी अच्छी पढ़ाई करने के लिए, इतने अच्छे तरीके से हमारे बाप दादाओं द्वारा बनाए हुए संविधान को इस देश में लागू करवाने के लिए, और उसकी रक्षा की तो पूछो ही मत। नेता पैसा देकर वोट खरीद रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा कर रहा है। इससे अच्छा नजारा इस देश में और क्या ही देखने को मिलेगा। अब सोचिए, अगर नेता सच में गरीब की मदद करना चाहता तो गरीब के बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देते, अच्छी एजुकेशन देते, अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देते, तो कोई देश में गरीब बचता ही नहीं। लेकिन इनकी राजनीति के लिए देश में अनपढ़ और गरीब लोग होना बहुत जरूरी है। जो धर्म के नाम पर लड़ने वाले लोग और इनकी पार्टियों के झंडे उठाने वाले लोग होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि यही लोग नेताओं को पैसा कमाने में, राजनीति करने में और नेताओं के बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए मदद करते हैं। अगर देश में गरीब नहीं होंगे तो देश के नेता और पार्टियां चुनाव कैसे जीतेगी? अब समझिए, गरीब की मदद गलत नहीं है, लेकिन फ्री बांटना गरीब की मदद नहीं है। ये एक तरीका है जिससे गरीब हमेशा के लिए गरीब ही रहता है। कोई पार्टी नहीं चाहती है कि तुम अच्छी शिक्षा लो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह तो यही चाहती है कि तुम जीवन भर उनके सामने गिड़गिड़ाते रहो और वह तुमको फ्री में दान सुविधा देते रहें और तुम उस फ्री के सामान को नेता का या उस पार्टी का आशीर्वाद मानकर लेते रहो। कभी तुमने सोचा भी हो कि हम गरीब क्यों हैं? तो इस देश के महान कथावाचक उसको भाग्य से जोड़ देते हैं। इससे सरकार की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे खतरनाक असर सिर्फ समाज को बांटना नहीं है, उससे भी बड़ा असर यह है कि इसने भ्रष्ट नेताओं को एक स्थायी सुरक्षा कवच दे दिया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है कि जनता हर 5 साल बाद नेता से पूछ सकती है, काम किया या नहीं, सड़क बनी या नहीं, स्कूल का विकास हुआ या नहीं, भ्रष्टाचार कम हुआ या नहीं। लेकिन जिस दिन वोट काम पर नहीं बल्कि पहचान पर पड़ने लगते हैं, उस दिन अकाउंटेबिलिटी टूटने लगती है। फिर नेता को समझ आ जाता है कि अगर मैं इस समुदाय की भावनाएं पकड़ कर रखूं तो विकास कम भी किया या नहीं किया और भ्रष्टाचार भी किया, फिर भी वोट तो मिल ही जाएंगे। यहीं से लोकतंत्र धीरे धीरे जनता की सेवा से हटकर वोट मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने नेता को जनता से नहीं, भावनाओं से जोड़ दिया। पहले नेता को सड़क बनानी पड़ती थी, अब सिर्फ नैरेटिव बनाना पड़ता है। पहले काम करना जरूरी था, अब सिर्फ ये जरूरी है कि समुदाय डर में रहे, समुदाय गुस्से में रहे, भावनात्मक रूप से जुड़ा रहे। क्योंकि भावनात्मक वोटर परफॉर्मेंस देखता ही नहीं, और जब परफॉर्मेंस देखने वाला दबाव खत्म होता है तो भ्रष्टाचार का दरवाजा खुल जाता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने पक्का वोट पैदा किया। जैसे कांग्रेस को मुस्लिम कम्युनिटी का वोट आजादी से लेकर आज तक मिल रहा है और बीजेपी को हिंदू कम्युनिटी का, और दोनों ही वोटर हर दिन कट्टर होते जा रहे हैं। ये कोई नहीं सोच रहा कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। वह नेताओं के बच्चों के भविष्य के लिए खुद के बच्चों के भविष्य को कुर्बान कर रहे हैं। इससे बड़े त्यागी और किसी देश में नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग जो बिना कुछ सोचे समझे वोट जैसी महत्वपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज है। अगर किसी नेता को पता हो कि यह जाति हमें ही वोट देगी, यह धर्म के लोग हमें ही वोट देंगे, इस क्षेत्र हमारे साथ रहेगा, तो फिर नेता के अंदर डर खत्म हो जाता है। फिर वह सोचता है कि काम बाद में देखेंगे, पहले अपना सिस्टम मजबूत करो। यहीं से शुरू होता है सरकारी पैसे की लूट, रिश्वत का तंत्र, ठेकेदारी में भ्रष्टाचार, सत्ता का निजी इस्तेमाल। क्योंकि नेताओं को पता है कि चुनाव काम पर नहीं, पहचान पर लड़ा जाएगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने ही परिवारवाद को जन्म दिया। जब वोट आइडियोलॉजी या परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि भावनात्मक लॉयल्टी पर मिलने लगे तो राजनीति धीरे धीरे परिवार की निजी संपत्ति बन जाती है। फिर नेता सोचता है मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद मेरी पत्नी, फिर मेरा भाई, क्योंकि परिवार को पता है कि वोट बैंक बना हुआ है। लोग व्यक्ति को नहीं, पहचान को वोट दे रहे हैं। यहीं से राजनीति लोकतंत्र नहीं रहती, वह एक राजनीतिक साम्राज्य बन जाती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने ही गुंडों को ताकत दी, क्योंकि हर वोट बैंक राजनीति को ग्राउंड लेवल पर ऐसे लोग चाहिए जो भीड़ जुटा सके, डर फैला सके, चुनाव को मैनेज कर सके, विरोधियों को दबा सके। यहीं से लोकल स्ट्रॉन्ग मैन पैदा होते हैं। फिर अवैध कब्जे होते हैं, अवैध वसूली होती है, धमकी, बूथ हिंसा होती है, पुलिस पर दबाव बनाए जाते हैं और ये सब चीजें शुरू होती है। और क्योंकि ये वोट दिलाने वाला आदमी है, इसलिए पार्टियां भी ऐसे दबंग व्यक्तियों को बचाती है। तुमने देखा होगा कि जिन लोगों का राजनीतिक कनेक्शन होता है उन्हें ना पुलिस कंट्रोल कर पाती है और ना ही कोई भी सत्ता। यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है। भारत में हर पार्टी के नेताओं के ऊपर चाहे एक्सट्रीम चार्ज लगे हो, यहाँ तक कि पार्टी चाहे सत्ता में हो या नहीं हो, रेप केस वाले नेताओं को भी पार्टियां बचाकर ले जाती है और जनता बेचारी भोली भाली है, सब कुछ भूल भी जाती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने टिकट बेचने की संस्कृति बनाई। जब राजनीति सेवा नहीं बल्कि वोट गणित बन जाती है तो पार्टी यह देखने लगती है कौन जीत सकता है। और जीतने का मतलब कई बार यह होता है कि जिनके पास पैसा हो, जिनका जातीय इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा हो, जो डर पैदा करने की ताकत रखते हो, भीड़ कंट्रोल करने की क्षमता रखते हो, उसको ही टिकट दिया जाता है। फिर ईमानदार और योग्य लोग पीछे छूट जाते हैं और राजनीति में एंट्री का रास्ता बन जाता है। पैसा, बाहुबल, जातीय समीकरण, यहीं से टिकट व्यापार बन जाता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने जनता को भी कमजोर किया।
और सबसे दुखद बात यह है कि धीरे धीरे जनता भी करप्शन टॉलरेट करने लगती है। लोग कहने लगते हैं कि हाँ भ्रष्ट है, लेकिन हमारी जाति का आदमी है। यही वह मूवमेंट है जहां लोकतंत्र अंदर से टूटना शुरू होता है, क्योंकि फिर ईमानदारी सेकेंडरी हो जाती है, कॉम्पिटेंस सेकेंडरी हो जाती है, नेशनल इंटरेस्ट सेकेंडरी हो जाता है और सिर्फ आइडेंटिटी बचती है। और सबसे खतरनाक बात, वोट बैंक पॉलिटिक्स में भ्रष्ट नेता कभी नहीं चाहता कि जनता पूरी तरह शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर बन जाए, क्योंकि जिस दिन जनता सवाल पूछने लगेगी कि अस्पताल कहाँ हैं, रोजगार कहाँ है, स्कूल कहाँ है, पुलिस सुधरी क्यों नहीं, सड़कें क्यों टूटी हुई है, उस दिन भावनात्मक राजनीति कमजोर पड़ने लगेगी। इसलिए कई बार सिस्टम जनता की समस्याएं खत्म नहीं करता, सिर्फ उनको मैनेज करता है, ताकि आम जनता की डिपेंडेंसी हमेशा तक बनी रहे। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने भारत में सिर्फ चुनावी माहौल खराब नहीं किया, इसने समाज के अंदर ऐसा मानसिक जहर डाला जिसने लोगों को एक दूसरे से डरना सिखाया। राजनीति लोगों को राष्ट्र पहचान से जोड़ने का माध्यम होती है, लेकिन भारतीय राजनीति लोगों को बांटने का सबसे बड़ा हथियार है। भारतीय राजनीति का सबसे शक्तिशाली हथियार है डर। एक आदमी विकास के नाम पर शायद वोट बदल सकता है, लेकिन डर के नाम पर वह अक्सर अपनी दिमाग को बंद कर देता है। यहीं से शुरू होती है डर आधारित वोट बैंक राजनीति। नेताओं ने समझ लिया कि अगर किसी समुदाय को यह महसूस करा दो कि तुम खतरे में हो, तुम्हारी पहचान मिट जाएगी, दूसरा समुदाय उनसे सब छीन लेगा, तो फिर वह समुदाय भावनात्मक रूप से एकजुट होकर वोट देगा। और ऐसा नहीं है कि किसी एक समुदाय के साथ है, यह मानसिकता लगभग भारत के सभी समुदायों के अंदर बहुत डिटेलिंग में बस चुकी है। यहीं से चुनाव विकास की लड़ाई नहीं रहे, वे डर की लड़ाई बन गए। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के अंदर अविश्वास को गहरा कर दिया। एक तरफ मुस्लिम समाज के अंदर यह डर डाला गया कि अगर बीजेपी पार्टी आ गई तो तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी तरफ हिंदू समाज के अंदर यह डर डाला गया कि अगर तुम एकजुट नहीं हुए तो तुम्हारा धर्म और संस्कृति खत्म हो जाएगी। दोनों तरफ डर है, दोनों तरफ भावनात्मक मोबिलाइजेशन, दोनों तरफ राजनीतिक फायदा, और सबसे बड़ी बात, दोनों ही एक दूसरे को अंधभक्त समझते हैं। लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ? आम लोगों का। जो लोग दशकों से साथ रह रहे थे, उनके बीच शक पैदा किया गया। धीरे धीरे पड़ोसी पर भरोसा कम हो गया, सामाजिक मेलजोल कम हो गया, धार्मिक पहचान राजनीतिक पहचान बन गई। और जब समाज में ट्रस्ट टूटता है तो देश अंदर से कमजोर होने लगता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने दंगों को सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं रहने दिया। कई बार दंगे राजनीतिक अवसर बन गए। दंगे के बाद भाषण होंगे, फिर भावनाएं भड़काई जाएगी, समुदायों को विक्टिम या सेवियर बनाकर पेश किया जाएगा, चुनावी पोलराइजेशन बढ़ेगा, यानी इंसानों की मौत भी चुनावी गणित का हिस्सा बन गई। यही लोकतंत्र का सबसे अंधेरा रूप है। भारतीय राजनीति में भी यही हुआ। लोगों को यह समझाने की जगह कि सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे, उन्हें यह सिखाया जा रहा है कि दूसरी जाति तुम्हारा हक खा रही है। फिर नेता जातियों को लड़वाते हैं, आरक्षण का विवाद करवाते हैं, सामाजिक संघर्ष कराते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाते हैं और फिर जातीय श्रेष्ठता की बात करते हैं। इन सबको राजनीतिक फ्यूल बनाया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में लाखों लोग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से पहले ही जातीय पहचान में फंस जाते हैं। उनकी सोच नागरिक से पहले जातीय बन गई। क्षेत्रीय राजनीति ने भी यही खेल खेला। बाहरी लोग हमारी नौकरियां खा रहे हैं, दिल्ली हमारा शोषण कर रही है, उत्तर भारतीय बनाम दक्षिण भारतीय, स्थानीय बनाम प्रवासी। यह नैरेटिव वोट देता है, लेकिन राष्ट्र को कमजोर करता है, क्योंकि जब हर राज्य खुद को बाकी देश से अलग महसूस करने लगे तो राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ने लगती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे खतरनाक असर यह हुआ कि उसने लोगों की समस्याओं को इमोशनल आइडेंटिटी में बदल दिया। गरीबी थी, उसे धर्म से जोड़ दिया गया। बेरोजगारी थी, उसे जाति से जोड़ दिया गया। असुरक्षा थी, उसे समुदाय से जोड़ दिया गया, ताकि असली सवाल पीछे चले जाएं। शिक्षा क्यों खराब है, रोजगार क्यों नहीं है, न्याय व्यवस्था धीमी क्यों है, पुलिस में सुधार क्यों नहीं हुए। इन सवालों से ध्यान हटाकर समाज को भावनात्मक बहसों में उलझा दिया गया। और सबसे दुखद बात यह है कि इस राजनीति ने लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि अगर दूसरा समुदाय मजबूत हुआ तो तुम कमजोर हो जाओगे। जबकि एक स्वस्थ राष्ट्र में अच्छे स्कूल सबके लिए अच्छे होते हैं, बेहतर कानून व्यवस्था सबको सुरक्षित बनाती है, मजबूत अर्थव्यवस्था सबको फायदा देती है। लेकिन वोट बैंक राजनीति को मजबूत नागरिक नहीं चाहिए, उसे इमोशनली चार्ज्ड ग्रुप चाहिए, क्योंकि जागरूक नागरिक सवाल पूछता है, डरा हुआ वोट बैंक सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। और जिस दिन लोकतंत्र सवालों से हटकर सिर्फ डर पर चलने लगे, उस दिन राजनीति राष्ट्र निर्माण नहीं करती, सिर्फ समाज को टुकड़ों में बांटकर सत्ता चलाती है। जो भी समुदाय वोट बैंक बनता है उसे बहुत गर्व होता है
कि उसके समुदाय में बहुत एकता है, लेकिन वह अगर थोड़ी भी अकल से सोचे तो उसे पता चल जाएगा कि उसकी गरीबी और समुदाय की गरीबी का कारण भी वोट बैंक पॉलिटिक्स ही है। उसके समुदाय की अनपढ़ता का कारण भी वोट बैंक पॉलिटिक्स ही है। यहाँ तक कि उनकी सभी समस्याओं का कारण वोट बैंक पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि सरकार सिर्फ देश चलाने के लिए नहीं होती, व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी होती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नुकसान है कि उसने भारत को राजनीति को अगले 25 साल से हटाकर अगले चुनाव तक सीमित कर दिया। नेताओं का फोकस राष्ट्र निर्माण से हटकर वोट मैनेजमेंट बन गया। यही कारण है कि भारत में कई बड़े सुधार दशकों तक अधूरे रहे, टलते रहे या आधे अधूरे लागू हुए, क्योंकि हर सरकार के सामने एक डर खड़ा रहता है, अगर इस फैसले से कोई बड़ा वोट बैंक नाराज हो गया तो क्या करेंगे। और जैसे ही राजनीति डर से चलने लगती है, वैसे ही लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स मरने लगते हैं। इसलिए भारत जिन समस्याओं से आज़ादी के समय जूझ रहा था, आज भी लगभग उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है। वोट के चक्कर में किसी पार्टी या नेता ने आज तक वो कोई सुधार नहीं किए जो देश को विकसित देश बना सके। जो लोग भारत को विकसित देश बनते देखना चाहते हैं, वह ये लिख लें कि बिना शिक्षा सुधार के भारत विकसित देश तो क्या, अगले 50 साल तक अच्छी ग्रोथ में भी नजर नहीं आएगा। भारत का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा हो सकती थी, लेकिन शिक्षा सुधार में किसी पार्टी का ध्यान नहीं है, क्योंकि एक शिक्षित नागरिक सवाल पूछता है, प्रोपेगेंडा को पहचानता है, धर्म और जाति के नाम पर आसानी से नहीं भड़कता, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगता है, और सरकार नहीं चाहती कि उनके काम का हिसाब कोई मांगे। इसलिए आज़ादी से लेकर आज तक सरकारी स्कूल कमजोर रहे, एजुकेशन को सिर्फ रटने का काम बना दिया, और रटने के काम में जो फर्स्ट आ जाता है उसको हम टॉपर मान लेते हैं, और रटने में ना तो बुद्धि का प्रयोग होता है और ना ही विज्ञान का। इस रट्टू तोता एजुकेशन सिस्टम ने क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर दिया। एजुकेशन क्वालिटी की जगह सिर्फ डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन रह गया है। भारत की पुलिस व्यवस्था आज भी अंग्रेजों के जमाने की मानसिकता पर चलती है, जहां आम नागरिक पुलिस से डरता है, जबकि पुलिस उसी आम आदमी की रक्षा के लिए है। और यह विश्वास आम जनता में आज तक नहीं बन पाया, क्योंकि किसी भी पार्टी ने आज तक इलेक्शन के आगे सोचा ही नहीं। पुलिस रिफॉर्म्स की बातें आज़ादी के समय से हो रही हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप कम करना, पुलिस को प्रोफेशनल बनाना, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना, इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी को सुधारना, लेकिन एक भी सुधार आज तक नहीं हुआ, क्योंकि सभी नेताओं को पॉलिटिकली कंट्रोल्ड पुलिस सिस्टम फायदेमंद लगता है। वोट बैंक राजनीति में पुलिस का इस्तेमाल दबाव बनाने में, विरोधियों को डराने में, स्थानीय प्रभाव बनाए रखने में हो सकता है। अगर पुलिस पूरी तरह इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल हो जाए तो राजनीतिक कंट्रोल कम हो जाएगा। इसलिए कोई पार्टी पुलिस सिस्टम में सुधार नहीं चाहती। न्याय व्यवस्था भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। भारत में करोड़ों केस सालों से पेंडिंग है। एक आम आदमी को न्याय पाने में 10-20 साल तक लग जाते हैं, लेकिन न्यायिक सुधार कभी चुनाव का बड़ा मुद्दा नहीं बने, क्योंकि कोर्ट के सुधार इमोशनली चार्ज इशू नहीं है। मतलब ये जनता की भावनाओं को नहीं भड़काते हैं, इससे तुरंत वोट नहीं मिलते हैं। देश के लोगों की पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर में बर्बाद हो जाती है, लेकिन लोगों ने कभी मांग नहीं की कि न्याय व्यवस्था को सुधारो, क्योंकि अनपढ़ जनता को सिर्फ 2 टाइम का खाना चाहिए और कुछ नहीं। जनता को धर्म और जाति के मुद्दों पर मोबिलाइज करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसलिए जज की कमी, लोअर कोर्ट की खराब स्थिति, धीमी प्रक्रियाएं, इतने सारे पेंडिंग केसेस, एक्सपेंसिव लीगल सिस्टम, ये समस्याएं आज़ादी से लेकर आज तक बनी हुई है। वोट बैंक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि सरकारें कई बार ऐसे फैसले लेने से डरती है जो शॉर्ट टर्म में अनपॉपुलर हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश के लिए जरूरी हो, क्योंकि चुनाव हर 5 साल में आता है, लेकिन नेशन बिल्डिंग के लिए 25 से 30 साल चाहिए। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा नैरेटिव बनाने में ध्यान देती है सरकार, रिफॉर्म से ज़्यादा नारे देने में काम करती है, इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा भावनाएं भड़काने में काम करती है, और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें बन जाती है। और यही वह बिंदु है जहां लोकतंत्र धीरे धीरे पॉलिसी ड्रिवन सिस्टम से निकलकर परसेप्शन ड्रिवन सिस्टम बन जाता है, जहां सवाल यह नहीं रह जाता कि देश को क्या चाहिए, बल्कि सवाल बन जाता है कि कौन सा बयान किस वोट बैंक को खुश करेगा। इसलिए वोट बैंक मत बनिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छा और सुरक्षित भविष्य दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।